हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम विज्ञान का सारा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार करना है, जो कि सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपसे तैयार ही रहना चाहिए फ्रेंड्स। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि बोर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या है, अर्थात बोर्ड कैसा कैसा और किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे डाउट आज के इस वीडियो में आपका क्लियर होगा। और किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो अब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ना। तो आइए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो हमें प्रश्न 1 में सही विकल्प चुनकर लिखे दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, तो ये CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल, इसी को एसिटिक अम्ल कहते हैं। और ये HCl, HNO3 और H2SO4 ये सभी के सभी प्रबल अम्ल हैं। ठीक है, आपसे प्रबल अम्ल भी पूछा जा सकता है। HCl, HNO3 और H2SO4 ये सभी प्रबल अम्ल हैं, और एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल हैं, अर्थात प्रबल अम्ल नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है। तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसा व्यवस्थित किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, परमाणु भार वृद्धि के क्रम में। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार वृद्धि के क्रम में रखा था। तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे सक्रिय धातु है। तो कौन सी सबसे सक्रिय धातु है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा, सोडियम। सोडियम जो होता है वो बहुत ही सक्रिय धातु होता है। इसे आप हवा में खुले भी नहीं छोड़ सकते। अगर हवा में खुला छोड़ दोगे तो जो है हवा से क्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे कैरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे सक्रिय धातु कौन सी है, सोडियम। चौथा दिया है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, चूंकि ये नर जनन तंत्र का भाग है। और ये अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिका ये सभी मादा जनन तंत्र के भाग हैं। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सा, शुक्रवाहिका। पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उससे बढ़ने कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अपशिष्ट राख आदि मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, पदार्थों का चक्र। क्योंकि यहाँ पे देखो, गाय द्वारा घास खाया गया, फिर वो घास मिट्टी में भी चला गया, फिर मिट्टी में घास उगेगा, फिर मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, पदार्थों का चक्र घूम रहा है। फिर खंडवा हमें रिक्त स्थान दिया गया है, जिसमें पहला दिया गया, एक लेंस की क्षमता 5D है, तब लेंस की फोकस दूरी खाली स्थान सेंटीमीटर होगी। तो इसमें आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक लेंस की क्षमता 5 डायऑप्टर है, तब लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि क्या होता है, 100/5 लिख देना है, तो 100 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 20। तो यही लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। दूसरा दिया है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले खाली स्थान ने किया। तो पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो इसमें आ जाएगा आर्थर टेंसले। क्या जाएगा दूसरा में, इसमें आ जाएगा आर्थर टेंसले। आर्थर टेंसले, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया, आर्थर टेंसले ने। तीसरा दिया, हेमेटाइट अयस्क का सूत्र खाली स्थान है। तो हेमेटाइट का सूत्र बताना है, क्या होता है हेमेटाइट का सूत्र। तो हेमेटाइट से हमें क्या प्राप्त होता है, लोहा। इसका मतलब इसमें Fe होगा। तो क्या हो जाएगा हेमेटाइट का सूत्र, Fe2 और ये O3 फ्रेंड। हेमेटाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। चौथा दिया है, विद्युत धारा का SI मात्रक खाली स्थान है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो इसमें आ जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। पांचवा दिया है, एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन खाली स्थान विधि से किया जाता है। तो एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, तो ये शीघ्र सिरका विधि से उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे आ जाएगा शीघ्र सिरका। तो एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन कैसे होता है, शीघ्र सिरका विधि द्वारा। आइए अब उचित संबंध जोड़िए देखते हैं। ये सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो उचित संबंध हमें पहला दिया है, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा किस में आ जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा पहला का आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हमें यूरेनियम से प्राप्त होता है। तो पहला आ जाएगा यूरेनियम में, यूरेनियम, नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम। दूसरा दिया है ऊष्मा का कुचालक। तो ऊष्मा का कुचालक क्या होता है, लकड़ी होता है। तो ये हो जाएगा ऊष्मा का कुचालक लकड़ी। तीसरा, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, मेंडल को। तो ये हो जाएगा आनुवांशिकी
ग्रेगर जॉन मेंडल, चूंकि आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चौथा दिया है साधारण नमक, तो साधारण नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, तो ये साधारण नमक सोडियम क्लोराइड में चला जाएगा। पांचवा दिया है मृग मरीचिका, तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका कब दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये हो गए 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन, इसके हम लोग आंसर भी देखे। अब आइए 2-3 नंबर वाले देखते हैं। तो 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन बस आपके तीनों सेट में अलग अलग होते हैं फ्रेंड, बाकी 4, 5, 6 अंक वाले सभी समान होते हैं तीनों सेट में। तो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है 4, 5, 6 अंक वाले, ठीक है, जो आपसे इसमें से क्वेश्चन को तैयार करके ही रखना है, ठीक है। 2 नंबर वाले भी जो कि बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। प्रश्न 2 में दिया है निम्न में से उन तत्वों का चयन कीजिए जिनके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है एवं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो ये हमें कुछ तत्व दे दिए गए हैं फ्रेंड्स, इनमें से हमें अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है उसी को चुनना है। तो देखिए हमें दिया है बेरिलियम, फ्लोरीन, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम। तो इसमें आ जाएगा तो लिथियम के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बस यही दोनों है फ्रेंड्स, इन्हीं दोनों को आपको ले लेना है। तो बस अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो लिथियम का कितना होता है? 3, तो ये हो जाएगा Li बराबर 2 और 1 फ्रेंड, ठीक है। और ये पोटेशियम के क्या हो जाएगा? पोटेशियम का होता है 19, तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 8 और 1 फ्रेंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और आपसे फ्रेंड आपको कम से कम आवर्त सारणी का 20 तत्व याद रहना चाहिए, ठीक है। कितने तत्व? कम से कम 20 तत्व आपको याद होना चाहिए उसके परमाणु क्रमांक के साथ, ठीक है। इसे आप कंठस्थ कर लीजिए, कम से कम 20 तत्व, एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए परमाणु क्रमांक के साथ। यहाँ से क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये तो यहाँ पे 2 नंबर में पूछा गया है, आगे आपसे 4 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आवर्त सारणी का कम से कम आपको 20 तत्व परमाणु क्रमांक सहित याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो ये देखो फ्रेंड्स, सो सिंपल क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में दे दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 2 उपयोग लिखना है। तो क्या क्या लिख सकते हैं? हड्डियों को जोड़ने में और मूर्तियों के सांचे बनाने में, ठीक है, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चौथा दिया है गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट जाता है, क्यों? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें प्रसार होता है। 5वां दिया है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो आप खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, यानी कि उसका परिभाषा आपको लिखना है फ्रेंड। फिर 6वां दिया है प्रकींड यानी कि एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम किसे कहते हैं? 2 प्रकींडों यानी कि एंजाइम के नाम लिखे। तो ये भी सो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, 2 नंबर में आप आसानी से बना सकते हैं। फिर हमें निर्देश दिया है 7 से 10 3 अंक के प्रश्न है। तो आइए इसे अब देखते हैं। 7वां प्रश्न दिया है सोलर कुकर बॉक्स में समतल दर्पण परावर्तक उपयोग किया जाता है, समझाइए क्यों? तो इसका आप सिंपल सा मेथड बता सकते हैं, चूंकि समतल दर्पण प्रकाश को अच्छा परावर्तित करता है, ठीक है। इस टाइप का आप बना के भी लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। 8वां प्रश्न दिया है बताइए कि आप समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान प्रतिबिंब देखकर किस प्रकार कर सकते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया? प्रतिबिंब देखकर। तो आपने एक ग्लास लिया, उसके सहायता से आपने कोई चीज देखी, तो अगर वस्तु बड़ा दिख रहा है तब क्या होगा? वस्तु छोटा दिख रहा है तब क्या होगा? वस्तु के समान दिख रहा है तब क्या होगा? यही कंडीशन तो आपको बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वहाँ चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। तो चुंबक आप लोग जानते हो, चुंबक के 3 गुण आपको लिखना है। 10वां है एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए। है कि एक जाति के समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण क्यों समान होते हैं, इसके बारे में आपको कोई 3 कारण लिखना है। 11 से 14 4-4 अंक में दिया है, ये सभी के सभी 3 सेट में सेम क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। तो प्रश्न 11 दिया गया है सिरे से एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में कीजिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको किसके अंतर्गत करना है? पहला अ नामांकित चित्र, तो आपको चित्र बनाने आना चाहिए, और दूसरा ब उसका रासायनिक समीकरण। बस 2 ही नामांकित चित्र और रासायनिक समीकरण लिखना है, ये 4 नंबर में पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अथवा में दिया है पीवीसी की संघनित संरचना लिखकर इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। तो आपको पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की संघनित संरचना लिखकर इसके कोई 2 उपयोग लिखना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपसे तैयार होना चाहिए। 12वां क्वेश्चन दिया है ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन में 4 अंतर लिखिए। तो आपको ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन में 4 अंतर लिखना है, जो कि आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपसे रेडी ही रहना चाहिए। अथवा में हमें दिया है लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर लिखिए। आपको लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर लिखने के लिए आएगा ही आएगा, तो इसे भी आप तैयार करके रखिए। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 13वां प्रश्न दिया है प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रभावी और अप्रभावी ये दोनों लक्षण क्या है, उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। अथवा में दिया है सजातीय एवं समृद्धि लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
तो ये भी 4 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सजातीय एवं समवर्ती लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 14वां प्रश्न दिया है, कुछ पदार्थों के नाम और उनके पीएच मान सारणी में दिए गए हैं, आंकड़ों का विश्लेषण कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये देखो फ्रेंड, ये सो सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा ही आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और ये बहुत आसान होता है। तो आइए इसे जानते हैं। इसे तो ऐसे ही हल कर सकते हैं। तो हमें पीएच मान सारणी में दिए गए हैं, तो हमें आंकड़ों का विश्लेषण करके इन प्रश्नों का जवाब देना है। तो हमें खाने के सोडा का विलयन का दिया गया है, पीएच मान 8.2, नींबू का रस 2.2, पानी 7.0, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन 13.0। तो हमें प्रश्न दिया गया है यहाँ पे किस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, खाने के सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों का प्रकृति क्षारीय होगा। वह पूछा है किस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है, तो इसमें अम्लीय किसकी होगी, तो ये 2 नींबू का रस का। स दिया है किस पदार्थ की प्रकृति उदासीन है, तो ये पानी यानी कि 7 उदासीन होता है। पीएच मान में क्या होता है, 7 से ज्यादा हुआ तो क्षारीय, 7 से कम हुआ तो अम्लीय और 7 हुआ तो उदासीन। तो उदासीन कौन है, पानी। फिर चौथा प्रश्न दिया है कौन सा पदार्थ प्रबल क्षार है, तो इसमें आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, चूंकि इसी का पीएच मान सबसे ज्यादा है तो यही प्रबल क्षार होगा, कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। तो ये देखो फ्रेंड, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसे आप तैयार करके ही रखिए, ये आपसे आएगा ही आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। और सो सिंपल, बहुत सिंपल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अथवा में हमें दिया 3 तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 एवं 10 है। लिखिए कि ये देखो, ये आवर्त सारणी से है क्वेश्चन है ना, तो आवर्त सारणी के कम से कम आपको 20 तत्व परमाणु क्रमांक सहित याद होगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो देखो हमें अथवा में क्या है, 3 तत्वों की परमाणु संख्या दे दिया है, 5, 7 एवं 10 है। लिखिए कि कौन सा तत्व वर्ग 18 का है। इसमें अगर आपको परमाणु क्रमांक सहित तत्वों का नाम याद है तब आप आसानी से बना सकते हैं। तो कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, तो इसमें 10 वाला 18 तत्व में आ जाएगा, 18 वर्ग का। कौन सा तत्व वर्ग 15 का है और कौन सा तत्व वर्ग 13 का है। तो ये सभी आप, अगर 20 तत्व आपको परमाणु क्रमांक सहित याद है तब आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप हमेशा तैयार करके रखिएगा, ये 100% है। प्रश्न 15, 16 5-5 अंक का है, जिसमें प्रश्न 15वां दिया है विद्युत जनित, मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड। विद्युत जनित अर्थात डायनेमो का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। सिद्धांत, नामांकित रेखा चित्र और कार्यविधि, ये सभी आपको आने चाहिए। 5 नंबर में पूछा जाएगा और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत अथवा में हमें दिया है किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचने संबंधी प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदु के अंतर्गत कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये प्रयोग के लिए आपको दिया जाता है मैग्नेट चुंबक, जिसमें बल रेखा खींचने के लिए आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है। तो जो किए हो उसी को आपको लिखना है। तो क्या क्या प्रयोग किए, तो अगर प्रयोग किए होंगे तो आप तो आसानी से इसे बना सकते हो, है ना। नामांकित चित्र बनाना बहुत आसान है, इसका प्रयोग विधि लिखना है और 2 सावधानियां, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर प्रैक्टिकल किए हो, नहीं किए हो तो एक बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। 16वां है गोली अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध स्थापित कीजिए। ये देखो फ्रेंड्स, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी IMP है। आपको गोली अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में क्या संबंध है ये स्थापित करना है, ठीक है। तो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपसे तैयार होना चाहिए। अथवा में हमें दिया है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखकर नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। तो आपको प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं अर्थात उसका परिभाषा लिखना है, फिर परावर्तन के नियम लिखना है, आपको 2-3 नियम है उसको लिख लेना है और एक चित्र बना देना है। बस फ्रेंड, आपको 5 नंबर मिल गया। 17 और 18 6 अंक है। तो आइए इसे देखते हैं जो कि दिया गया है। तो 17वां क्वेश्चन अब हमें दिया गया है। तो अ में हमें दिया धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर 3 अंतर लिखे। तो धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर 3 अंतर लिखने के लिए कहा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब दिया है निम्नलिखित क्रियाकलाप हाइड्रोजन के किन गुणों को दर्शाते हैं। तो ये हाइड्रोजन के बारे में आपको कुछ दे दिया गया है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं इसको बताना है। तो पहला, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हवा में उड़ता है, तो इसका आपको कारण बताना है क्यों उड़ता है। दूसरा दिया है हाइड्रोजन गैस से भरे जार के मुंह के समीप जलती तीली ले जाने पर पॉप की आवाज आती है, ये क्यों आती है ये आपको बताना है, ठीक है। फिर हमें अथवा में दिया है खनिज एवं अयस्क में उदाहरण सहित अंतर लिखे, कोई 3। तो आपको खनिज एवं अयस्क जो कि सो सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप तैयार करके रखिए। तो कोई 3 अंतर लिखना है आपको खनिज एवं अयस्क में। ब दिया है संक्षारण किसे कहते हैं, संचारने के किन्हीं 3 उपायों को लिखे। तो आपको संक्षारण के बारे में बताना है, लोहे में जंग लगता है उसी के बारे में आपको बताना है और इससे बचने के कोई 3 उपाय। फिर 18 क्वेश्चन हमें दिया है
मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मनुष्य के पाचन तंत्र का आपका बस मात्र स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, यहाँ पे वही बस कहा गया है। ब में हमें दिया आमाशय में स्रावित HCl का कार्य लिखिए, कोई 3। तो आमाशय में स्रावित HCl का कोई कार्य 3 लिखना है, ये 3 नंबर का रहेगा। और ऊपर में पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओगे, उसमें 3 नंबर रहेगा, ठीक है, जो कि सो सिंपल है, ठीक है। और अथवा में हमें दिया गया है मानव हृदय के लंबवत काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें भी अथवा में हमें इसमें मानव हृदय का लंबवत काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए कहा गया। और ब में प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये भी सो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही और आएंगे ही, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे तैयार होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।